गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू ऑल गुड, सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। चैप्टर नंबर 3 मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट नंबर 3। आज हम पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया है, तो हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। ओके, पार्ट नंबर 1 में हमने देखा मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड की कैसे पूरा संसार एक शेप लेता है। काफ़ी चीज़ हमने पढ़ी कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे शेप ले जाती है। अलग अलग बीमारियां, अलग अलग जो डिजीज़ वगैरह इधर उधर फैलाई गई और किस तरह से पूरे यूरोप के लोग पूरे एशिया एंड अफ्रीका पे कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमने सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ा था, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ा फेमस सिल्क रूट था, जिसमें इंडिया, अफ्रीका और यूरोप सभी लोग इन्वॉल्व थे। लगभग एशिया, अफ्रीका और यूरोप के लोग सभी लोग शामिल थे। और क्या चीज़ें इधर से उधर होती थी वो भी हमने देखा, कैसे फूड इधर उधर से ट्रैवल हुआ और कैसे अलग अलग जगह पर नए नए फूड देखने को मिले, नई नई चीज़ें इधर उधर लोगों के साथ, ट्रैवलर्स के साथ में, मर्चेंट्स के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में इधर से उधर पहुंचने लगी। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देखी थी। ठीक है, किस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने के लिए अलग अलग पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉन्क्वेस्ट यानी कि कब्जा किया, डिजीज़ यानी कि बीमारियां और व्यापार यानी कि डिजीज़ बीमारियां वहाँ पर फैलाई। किस तरह से अमेरिका को जो है क्रिस्टोफर कोलंबस के पहुँचने के बाद स्पेनियों ने किस तरह से उसको कंट्रोल कर लिया था और ओरिजिनल्स जो थे वहाँ के वो मारे गए थे। ये हमने काफ़ी बड़े लेवल पे हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से पोर्तुगीज़ और स्पेनिश कॉन्करर जो थे उन्होंने अमेरिका और अदर कंट्रीज़ को कैप्चर किया। बायोलॉजिकल वार के बारे में हमने देखा कि कैसे स्मॉल पॉक्स जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैलाकर उस एरिया को कैप्चर कर लिया गया था। जॉन विंट्रोप जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था, मैसाचुसेट्स बे इंग्लैंड की कॉलोनी 1634 में, वो बता रहे थे कि कैसे वो लोग स्मॉल पॉक्स की बीमारी की वजह से अमेरिका के लोग कैसे मौत के नज़दीक थे। और इसी पार्ट 1 और 2 में हमने देखा कि कैसे आयरिश पोटैटो फेमाइन आया आयरलैंड के अंदर, जो लंदन न्यूज़पेपर में 1849 में छपा। कैसे वो लोग बेचारे जो कि 1849 से लेकर 48 के बीच में बुरी हालात में थे और किस तरह से उनकी हालात उनको मौत दे देते हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख से भी ज़्यादा जो है लोग भूख से मारे गए आयरलैंड के अंदर और काम ढूंढते नज़र आए। पूरी दुनिया शेप ले रही थी, पूरी चीज़ें, नई नई चीज़ें बदल रही थी। स्लेव ट्रेड बड़े लेवल पे था, अलग अलग देशों से स्लेव खरीदे जा रहे थे, डेडली डिजीज़ फैलाई जा रही थी, हालत ख़राब थी पूरे विश्व की। फिर हमने पार्ट नंबर 2 में ये भी देखा था कि 19th सेंचुरी में किस तरह से 1815 और 1914 के बीच में किस तरह से फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल किस तरह से एक से जगह दूसरी जगह पर हुआ। ये कैसे व्यापार इधर से उधर फैल गया पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से लोगों ने नए नए व्यापार के रास्ते अपनाए, किस तरह से लोग लंबी यात्राएं करके इधर से इधर पहुंचते थे और किस तरह से स्लेव ट्रेड किया जाता था। यानी कि पहला फ्लो आपका था, हमने देखा था कि ट्रेड का फ्लो, दूसरा फ्लो ऑफ लेबर और तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये 3 फ्लो हमने पिछली बार वीडियो नंबर 2 में पढ़ लिए थे। और अब वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 मतलब कि लेक्चर नंबर 3, और अब हम समझेंगे कि कैसे पूरे विश्व की इकोनॉमी एक शेप ले जाती है। पूरे वर्ल्ड के कंट्री एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद किस तरह धीरे धीरे वो लोग पूरे संसार में अपना व्यापार फैला लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड टेक शेप, वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है क्या करती है, एक शेप, ठीक है, व्यवस्था क्या ले लेती है, एक शेप ले लेती है। ओके, तो देखिए, ए गुड प्लेस टू स्टार्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूरोप। वो एक सबसे बेहतरीन जो जगह थी जहाँ पर सारी चीज़ें लगभग बन रही थी, न केवल फूड प्रोडक्शन, अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यूरोप में हो रहा था। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, ब्रिटेन 1850 तक आते आते पूरी दुनिया की वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड भी वो कहलाया था। हमने 8th में शायद ये पढ़ा था कि 1850 तक आते आते ब्रिटेन वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, पूरे विश्व की वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बन गया था। कौन बन गया था? इंग्लैंड। ओके, पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप बन गया था। ओके, पारंपरिक रूप से कंट्री लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ज़्यादातर कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट थे फूड में, बट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंट फूड मिट लोअर लेवल स्टैंडर्ड, कि वो लोग
लोअर लिविंग स्टैंडर्ड अपना रहे थे, मतलब अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है तो वो बाहर के लोगों से कुछ चाहते थे, सोशल कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ब्रिटेन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ था लेट 18th सेंचुरी में। जहाँ तक मेरा आइडिया आप लोगों को सेंचुरी समझ में आती होगी, जब भी आपको सेंचुरी बोले तो आपको वन स्टेप पीछे हट जाना है, वन स्टेप पीछे। मतलब कि अगर वो 18th सेंचुरी बोल रहा है तो आपको 1700 से 1799 के बीच की बातें करनी चाहिए। अगर वो 20th सेंचुरी बोल रहा है तो 1900 से लेकर 1999 के बीच में बातें करनी चाहिए। मतलब कि एक स्टेप पीछे हट जाना चाहिए, वन स्टेप डाउन, वन स्टेप डाउन। ओके, तो ध्यान रखना है। तो लेट 18th सेंचुरी में 1870, 80, 90 के लगभग पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी ब्रिटेन में, और इसीलिए फूड ग्रेन की डिमांड भी ब्रिटेन में होती गई। सोचो कि जो कंट्री पहले सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, अब वहाँ पर फूड की डिमांड बढ़ने से अलग अलग कंट्री में उनको जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी, न्यू मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, न्यू रॉ मटेरियल के सेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल आराम से वो इमेजिनेशन, वो कहानी आपको बता रहा है। अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड, इंडस्ट्रीज सेक्टर ग्रू, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो बढ़ती चलेगी, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइस, और उससे भोजन के दाम भी बढ़ते चलेंगे। अंडर प्रेशर, किस तरह से प्रेशर के अंदर होते हुए लैंडेड ग्रुप्स, गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, कि कैसे अंडर प्रेशर ब्रिटिशर ने कॉर्न लॉ बनाया कि इंपोर्ट अमेरिका से आने वाले कॉर्न को रिस्ट्रिक्ट करवा दिया गया है। यानी कि जब कंट्री के अंदर अमेरिका से आने वाले कॉर्न को रिस्ट्रिक्ट किया गया ताकि वहाँ के इंग्लैंड के जो कॉर्न उगाने वाले हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, तो अमेरिका से आने वाला कॉर्न इंग्लैंड के अंदर बंद कर दिया गया। द लॉ, वो कानून, अलाउ द गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट की बात करें, ध्यान रखना, डू दिस वर्क कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ, उसको कॉर्न लॉ कहा गया। ये मक्का कानून लगाया। क्यों लगाते हैं मक्का कानून? क्योंकि अमेरिका से आने वाला कॉर्न इंग्लैंड के अंदर बड़ा सस्ता होता था, और इंग्लैंड के लोग जो कॉर्न उगाते थे वो थोड़ा महंगा पड़ता था, इसलिए इंग्लैंड के लोग अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर बना देते हैं कि आपको अमेरिका से आने वाले कॉर्न को बंद कर देना चाहिए। ऐसा पहले भी हुआ था, आपको याद होगा 1720 में इंडिया से आने वाली कैलिको पर कैलिको एक्ट लगाया था, कैलिको एक्ट भी लगा था, याद है आपको, कि इंडिया से आने वाले कपड़े जो कि कालीकट के पोर्ट से आते थे वो यहाँ पर लगा दिए गए थे, जैसे कॉर्न लॉ यहाँ लगाया गया है। ठीक है। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डेवलपर फोर्स टू अबॉलिश द कॉर्न लॉ, लेकिन ये कुछ दिनों तक ही नाटक चल पाया। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की बात मानकर कॉर्न लॉ, अमेरिका से आने वाले कॉर्न को बंद तो कर दिया था, लेकिन यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, और जो दूसरे जो अर्बन डेवलपर्स थे वो बहुत परेशान हुए, वो दुखी हुए, क्योंकि वो डिमांड, इंग्लैंड अपने लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए बाहर से कॉर्न आना, अमेरिका से आना फिर से शुरू किया गया, और जो है कॉर्न लॉ को अबॉलिश किया गया। ठीक है। देखिए किस तरह के नाटकीय ढंग से बदलाव आ रहे थे। आफ्टर कॉर्न लॉ वाज स्क्रैप्ड, ध्यान रखें ये कॉर्न लॉ इंग्लैंड के अंदर लगाया गया, स्क्रैप्ड। फूड कुड बी इम्पोर्टेड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड, फूड बाद में इंपोर्ट किया गया ब्रिटेन से, मोर चीपली, वो और सस्ता हो गया। ठीक है। देन इट कुड बी प्रोड्यूस मैनी इन द कंट्री, बहुत सारे कंट्री में फिर ये प्रोड्यूस किया जाने लगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चर्स वाज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट, ब्रिटिश एग्रीकल्चर बाहर से आने वाले कॉर्न से जो है कम्पीट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उनको ये कॉर्न लॉ लगाना पड़ा। वास्ट एरिया, बड़े बड़े एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, कि बड़े बड़े एरिया अब अकृषित ही छोड़ दिए गए थे। थाउजेंड ऑफ मैंस, हजारों आदमी, वुमेन्स, औरतें, थ्रोन आउट ऑफ वर्क, वर्क से निकाल दिए गए थे, क्योंकि सीधी सी बात है मशीनों का यूज़ होने लगा था अलग अलग जगह पर। दे फ्लोक्ड द सिटीज़ एंड माइग्रेटेड ओवरसीज, और वो कई बार शहरों में नज़र आए इंग्लैंड के लोग, और कई बार वो बाहर विदेशों में माइग्रेटेड होते नज़र आए। ठीक है। तो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप ले रही थी, कैसे अर्थव्यवस्थाएँ बदल रही थी 18th सेंचुरी के लगभग, कैसे यूरोप के अंदर बदलाव दिखाई दे रहे थे, न केवल इंग्लैंड में बल्कि अलग अलग जगह पर चीज़ें बदल रही थी। ओके। फिर देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एक पिक्चर आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये देखिए हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया है, और उसके बाद एक पिक्चर यहाँ दिखाई गई है, ये आप देख पा रहे हैं इमिग्रेंट शिप। ये देखिए लोग इधर से उधर जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके कंट्री में उनका वर्क ख़त्म हो गया है, वहाँ पर उनको चीज़ें नहीं मिल पा रही है, तो लोग इधर से उधर काम ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इमिग्रेंट शिप लिविंग फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। ये M.W. रिडले 1869 में ये फ़ोटो ली गई थी, ये फ़ोटो पिक्चर बनाई गई है। ये लोग किस तरह से यहाँ पर जो विदेशों के लिए निकल रहे हैं, वर्क ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। ओके।
देखिए उसके बाद यहाँ पर एज फूड प्राइस फेल, कि जैसे जैसे भोजन के मतलब बाहर से जब चीज़ें आने लगी, ठीक है, तो फूड प्राइस जो है घटने लगे धीरे धीरे, ठीक है। कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज, ब्रिटेन के अंदर फिर कंजप्शन बढ़ने लगा, मतलब कि जैसे जैसे फूड प्राइस डाउन जाने लगे ब्रिटेन के अंदर कंजप्शन भी बढ़ने लगा। फॉर्म मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी के आते आते इंडस्ट्रियल ग्रोथ ब्रिटेन में बढ़ गई। याद है, समझ गए, मिड 19th सेंचुरी का मतलब 1850 के आसपास की बात कर रहा है, जिसमें इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी शुरू हो चुकी थी लगभग, ठीक है। तो ब्रिटेन की इनकम हाई होने लगी, देयरफॉर मोर फूड इंपोर्ट, और ज़्यादा फूड बाहर से इंपोर्ट होकर आने लगा। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पर लोग पहुंचने लगे और लैंड्स क्लियर की जाने लगी, ज़मीनें साफ़ की जाने लगी। फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटेन डिमांड, ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरी करने के लिए जो है अलग अलग जगह पर फॉरेस्ट यानी कि जंगल साफ़ किए गए, जैसे कि रशिया के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, क्योंकि सब जगह पर लगभग जो है यूरोप का कंट्रोल था, मतलब कि इंग्लैंड वालों का कंट्रोल था, तो वहाँ पर जाकर ये चीज़ें करने लगे। इट वाज नॉट इनफ मेयरली टू क्लियर द लैंड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर, ने केवल एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें साफ़ की जा रही थी, बल्कि रेलवे डेवलपमेंट भी हो रहा था। वर नीड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट, कि कैसे रेलवे जो है बढ़ रही थी और जो है नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर, ताकि रेलवे को पोर्ट एरिया से जोड़ा जा सके और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है वहाँ तक पहुँचाए जा सके। न्यू हार्बर हैड टू बी बिल्ट, नए नए बंदरगाह बनाए जा रहे थे, ठीक है। ओल्ड वन एक्सपेंडेड, और पुरानों को जो है एक्सपेंड किया जा रहा था टू शिप न्यू कार्गो, ताकि वहाँ पर नए नए जहाज़ वहाँ पर खड़े किए जा सकें। पीपल हैड टू सेटल द ऑन लैंड, वो अपनी ज़मीन पर सेटल होने के लिए तैयारियाँ करने लगे। ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन, ताकि जो है उनको कल्टीवेशन के लिए तैयार किया जा सके। दिस मीन्ड बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट, ताकि उन पर घर बनाए जा सकें और उनके ऊपर सेटलमेंट यानी कि बस्तियां बसाई जा सके। एक्टिविस्ट टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर, और सब जगह पर कैपिटल और जो है लेबर की ज़रूरत पड़ने लगी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम द फाइनेंस सेंटर टू एज लंदन, की और कैसे कैपिटल का फ्लो लंदन से होते हुए आगे बढ़ने लगा। द डिमांड फॉर लेबर इज़ प्लेस वेयर द लेबर short supply in America and Australia and more in led to more migration। जैसे जैसे लेबर की डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे शॉर्ट होने लगी, वैसे वैसे ये चीज़ें जो है लेबर्स की डिमांड अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में महसूस की जाने लगी, वहाँ से लोग लाए जाने लगे। नियर 50 मिलियन पीपल्स इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, लगभग 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यूरोप और अमेरिका पहुँचाए गए थे, इमिग्रेट किए गए थे। एक होता है माइग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है। एक होता है माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं जब लोग इधर से उधर माइग्रेट होते हैं। तो देखिए यूरोप और अमेरिका पहुंचाए जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचाए गए 19th सेंचुरी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर से लगभग 150 मिलियन के लगभग लोग इधर से उधर अपना घर छोड़कर इधर से उधर निकल रहे थे और पहुंच रहे थे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही थी। और अब देखिए ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम, लगभग 150 मिलियन के लगभग अपना घर छोड़ चुके थे। क्रॉस ओशन, समुद्री यात्राएं तय करते हुए लंबी लंबी दूरी तक वो अपने अच्छे फ्यूचर की तलाश में निकल पड़े थे। तो क्या अच्छा फ्यूचर मिल पाएगा उन्हें? इट इज़ इम्पॉसिबल। वो जिस तरीके से सपने दिखाए गए हैं उन्हें, जिस तरीके से उन्हें उनके एरिया से ख़रीदा गया है, वो लोग जो बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए आते थे, एजेंट्स, क्या वो उस जगह पर ले जाकर उनको अच्छे सपने दे पाएंगे? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयरलैंड के इमिग्रेंट जो है वेटिंग फॉर द बोट टू शिप, वो जहाज़ पर चढ़ने के लिए तैयार है। माइकल फिट्ज गेराल्ड्स जो 1874 में, ठीक है, गेराल्ड जो माइकल फिट्ज गेराल्ड जो है वो 1874 की पिक्चर्स बना रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पर जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और जाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। तो देखो कितनी बुरी हालात थी स्लेव ट्रेड की पूरे यूरोप में, लोग इधर से उधर निकलने की तैयारियां कर रहे थे, ठीक है, ओके। तो देखिए कि मतलब चीज़ें कैसे हो पाई हैं, कितना टफ था वो समय जब लोग इधर से उधर जा रहे थे और इधर उधर माइग्रेट होकर इधर से उधर पहुंच रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1890s तक आते आते ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी 1890s तक पहुँचते पहुँचते पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो शेप लेने लगी, लोग इधर से उधर मिक्स होने लगे। अकम्प्लेन बाय द कॉम्प्लेक्स चेंज इन लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कि कैसे
बड़े लेवल पे कॉम्प्लेक्स जटिल चेंज देखने को मिले, लेबर मूवमेंट में चेंज देखने को मिले, कैपिटल फ्लो देखने को मिला, पैसे का फैलाव इधर उधर लोग करने लगे, इकोलॉजीज़ नई नई इकोलॉजीज़ बनने लगी, टेक्नोलॉजी में पूरा ध्यान दिया जाने लगा। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम द नियर बाय विलेज और टाउन, अब केवल गाँव से ही भोजन नहीं आता था, नज़दीक के कस्बों से ही भोजन नहीं आते, बल्कि दूर दूर से लोग आते थे। बट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, हजारों किलोमीटर दूर से, माइल से लोग आते थे इधर। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई ए पीजेंट्स, ये केवल पीजेंट नहीं उगा रहे थे अपनी ज़मीन पर, बल्कि बाहर से एग्रीकल्चर वर्कर्स इन्हें लेकर आ रहे थे। एग्रीकल्चर वर्कर ये माइग्रेट करके इधर से उधर करने के लिए निकल रहे थे। पर शायद रिसेंटली अराइव्ड, वो जस्ट पहुँचे ही थे, वॉज नाउ वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म, उन्हें अब नए नए बड़े बड़े लार्ज फार्म में, जैसे कि मैंने बताया था कि माइग्रेट पीपल जिस तरह से उनको सपने दिखाकर लाया गया था वैसा सही था नहीं एक्चुअल में। गांव के एरिया से उन्हें वाइट कॉलर जॉब के बारे में बता कर उनको ख़रीदा गया, लेकिन वो चीज़ें अलग थी। ओके, ओनली जनरेशन एगो हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट, कि कैसे जंगल में उन्हें मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट, कि कैसे न्यू जनरेशन एक जो है एक न्यू जनरेशन एगो मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट, कि कैसे वो एक जंगल के एरिया में उनको डाल दिया गया और किस तरह से उनसे काम कराया जाए। इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे बिल्ट फ्रॉम वेरियस पर्पज़, कि रेलवे जो कि नए टाइप का ट्रांसपोर्टेशन था वो जो कि तैयार किया गया, जिसके पर्पज़ सारे अलग थे। एंड शिप्स, और जहाज़, which was increasingly mannered in the decade by low paid workers for Southern Europe and Asia and Africa and Caribbean island। ओके, तो इस तरह से ये लोग जो अलग अलग जगह से ढूंढ कर लाए गए और इकट्ठे किए गए, जो कि लेबर के रूप में यहाँ पर पहुँचे थे, बड़ा अजीब था। सम ऑफ ड्रामेटिक चेंज, कुछ नाटकीय बदलाव देखने को मिले। स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पर, क्लोजर देन वेस्ट पंजाब, हमारे भारत में भी देखने को मिले। पंजाब के वेस्टर्न एरिया में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट इन नेटवर्क ऑफ इरिगेशन ऑफ कैनाल्स का इरिगेशन काम शुरू किया। ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट, कि कैसे पूरे जो सेमी डेजर्ट एरिया था जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड वेस्ट थी, वहाँ पर उन्होंने कैसे उसको कंप्लीट करके दिखाया। दैट कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट, कि कैसे वो व्हीट उगाते हैं वहाँ पर और कॉटन एक्सपोर्ट करने लगते हैं वहाँ से। द कैनाल कॉलोनीज़, जो नहर कॉलोनियाँ यहाँ पर बनाई गई। एरियाज़ इरीगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स, जो कि नई नहरों का जाल बनाकर इरीगेट की गई थी। वर सेटल बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पंजाब, जो अलग अलग क्षेत्रों से लाकर पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर बसा दिए गए थे। ऑफ कोर्स शायद फूड इज़ अ मेल एन एग्जाम्पल, कि भोजन ही केवल एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं था, बल्कि ए स्मॉलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन, कि ऐसी कहानी कॉटन के लिए भी जुड़ती है। विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल, कि कैसे ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल में जो लोग इधर से उधर डाले जा रहे थे। रबड़ के अंदर ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल जो यहाँ पर 1854 में शुरू हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया। रबड़ का प्रोडक्शन होने लगा। रैपिडली रीजनल स्पेशलाइजेशन होने लगी। कमोडिटीज़ यहाँ पर लाने लगे। 1820 और 1914 के बीच में वर्ल्ड ट्रेड एस्टिमेट ले रहा था, शेप ले रहा था। 25 से लगभग 40 टाइम वो ऐसे एक्सप्लेन कर मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा था। मतलब कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में ये वर्ल्ड ट्रेड बड़े लेवल पे आ गया था। 60% ट्रेड कंप्राइज प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, लगभग 60% जो ट्रेड होता था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स में होने लग रहा था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट एंड कॉटन, मिनरल्स सच एज कोल, इन सब में इधर से उधर इंपोर्ट लोग करने लग रहे थे ताकि रॉ मटेरियल लाया जा सके और उससे नई नई जगह पर नए नए प्रोडक्शन किए जा सकें। तो ये लेसन बड़ा इजी है, शॉर्ट वीडियो बनाते हम चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में देखा कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही है, कैसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इंग्लैंड बना और किस तरह से इंग्लैंड के लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के कोर ला लगवाया और अपने ट्रेड को सुरक्षित किया। ये देखिए स्लेव ट्रेड की हालत आप देख सकते हैं, कैसे लोग ये जहाज़ पे चढ़ने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें अलग अलग एरिया में वर्क मिल सके। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अलग अलग जगह पर उनको ले जाया जाता था न्यू डेस्टिनेशन प्लेस में। और ये भी बताया कि 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इमाइग्रेटेड, यानी कि लोग इधर से उधर माइग्रेट होकर यूरोप, अमेरिका पहुंच गए थे। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड संसार से तो 150 मिलियंस के लगभग लोग इधर से उधर आए थे और किस तरह से ड्रामेटिकल चेंज देखने को मिले थे। ओके बेटा, तो पार्ट नंबर 3 में आज इतना ही हम करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी के रोल की वजह से जो है शेप वर्ल्ड इकोनॉमी की बन गई थी, कैसे ये चीज़ें हो पाई है। तो आज का पार्ट इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।